लावरू साहब, कल बैठक हुई थी, राहुल गांधी और खड़गे साहब थे उस बैठक में। क्या सीट शेयरिंग को लेके बात हुई और तमाम सांसद गए हुए थे? तो क्या दारोमदार, क्या निर्देश उन लोगों को दिया गया है और किस तरीके से आगे की रणनीति, कोई और यात्रा निकालेंगे या क्या कैंपेन होगी? कल की बैठक समीक्षा बैठक थी, पहले भी हुई है, आगे भी होगा। और उस बैठक में बिहार के चुनाव को लेकर बिहार के लीडर्स के साथ काफ़ी गहराई में चर्चा हुआ। सीट शेयरिंग, कैंडिडेट सिलेक्शन, कैंपेन, मैनिफेस्टो, हर मुद्दे पे डिस्कस हुआ और आगे जो भी निर्णय हुआ है उस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, दूसरी कोई यात्रा फिर प्रस्तावित है क्या, राहुल गांधी की या संयुक्त दोनों गठबंधन की या अकेले की? कैंपेन अलग अलग तरीके से आगे बढ़ेगा। फिलहाल दोबारा राहुल जी की यात्रा का कोई अभी प्लानिंग नहीं। सर 2003 के दौरान भी एसआईआर प्रोसेस हुई थी। ये पहली बात नहीं है जब एसआईआर प्रोसेस हो रही है, और उस समय आरजेडी की सरकार भी थी जो कि आपके सहयोगी संगठन है अभी। तो सर उस विषय पे आपका क्या कहना है? क्योंकि कुछ नेता है जो कांग्रेस के, वो एसआईआर की प्रोसेस पे ही सवाल उठा रहे हैं सर। तो अगर देश की वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण होगा और जो वोटर ऐड नहीं होने चाहिए वो अगर ऐड इलेक्शन कमीशन उसे हटा रही है, तो इस प्रक्रिया का समर्थन नहीं होना चाहिए सर? आपने अगर स्टडी किया होगा कि 2003 के एसआईआर और 2025 के एसआईआर में क्या फ़र्क है, तो आप शायद ये सवाल नहीं पूछते। पहली बात तो उस प्रक्रिया के लिए अच्छा खासा समय दिया गया था। प्रक्रिया बनाने से पहले चर्चा हुई थी, चुनाव से पहले प्रक्रिया नहीं हुई थी। इस बार जो प्रक्रिया हुई है हड़बड़ी में हुई है, रातों रात हुई है, बिना चर्चा के हुई है, बिना सोच समझ के नियम बनाए गए हैं जिसकी जिक्र हमने किया है। कोई भी प्रक्रिया बनाते हो, बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पे लगभग 8 करोड़ वोटर हैं, तो ये बच्चा भी आपको समझा देगा कि कम से कम 1 साल का समय चाहिए अगर इसको ढंग से करना हो तो। और जो प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के पास हैं, जो बाकी सारे महत्वपूर्ण काम के लिए माने जाते हैं, उसको बिहार में 1 महीने के प्रक्रिया से काटने का मंशा क्या था, सेंस क्या था? तीसरी बात, चुनाव के पहले बाढ़ के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में आपने जिस तरीके के नियम कानून लगाए थे वो आपने खुद फॉलो नहीं किए। फॉर्म कैसे भरे गए हैं, किसने भरे हैं, कहां पर भरे हैं, इस पे आप लोगों के साथियों ने वीडियो बना कर शेयर किया। तो उस एसआईआर और इस एसआईआर में जमीन आसमान का फर्क है। ये वोट चोरी की एसआईआर है, वो वोटर लिस्ट को सुधारने की एसआईआर थी। वोट चोरी जो मामला है, ये एक चुनाव का एक कैंपेन नहीं है। जैसे मैंने समझाया, ये लोकतंत्र में जनता का हर समस्या का जड़ बन चुका है। जब तक हम लोग वोट चोरी को सुधारेंगे नहीं, जो भी सरकार चुन के आएगी वो जनता के लिए काम नहीं करेगी। और ये बीजेपी ने साबित करके दिखाया। मोदी जी 11 साल पहले 2 करोड़ नौकरियों के वादा करते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, फिर भी वोट चोरी से चुन के आते हैं। पेट्रोल का दाम 50 से 100 कर देते हैं, जनता त्रस्त हो जाती है, फिर भी वो वोट चोरी से चुन के आते हैं। पेपर लीक पे पेपर लीक होते हैं, युवाओं के भविष्य खराब होते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो वोट चोरी से चुन के आते हैं। बिहार में आज बीजेपी के राज में क्राइम बढ़ता जा रहा है, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनको पता है कि ये वोट चोरी से सरकार बनाते हैं।
बिहार में जब तक ये सरकार वोट चोरी से बनती रहेगी, बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। वोटर अधिकार यात्रा का ये मकसद था कि जनता को ये बात समझाना, और हमारे को लगता है कि जनता ये बात समझ गई है, क्योंकि यात्रा के दौरान आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। आपके सहयोगी कृष्णा हैं जी। बिहार में जो सबसे मजबूत तेजस्वी यादव। कृष्णा लावरू जी, यहाँ सवाल है मेरा। कल एक ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने नेपाल के हालात का जिक्र करते हुए, नेपाल के नजदीक है बिहार, डरा नहीं रही हैं, सिर्फ बता रही हैं चुनाव आयोग को। इसके बाद एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि नेपाल का जिक्र कर क्या बताना चाहते हैं तेजस्वी? क्या पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस बयान से सहमत है उनके? कांग्रेस पार्टी इस बात से बिल्कुल सहमत है कि जब तक वोट चोरी चलती रहेगी, जनता के मुद्दों पे काम नहीं होगा, और जब तक जनता का सेवा नहीं होगा और जनता का काम नहीं होगा तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा, और जब तक ये आक्रोश बढ़ता जाएगा तब तक खतरा बढ़ता जाएगा, ये हमारा मानना है। कृष्णा जी, इधर इस साइड आपके लेफ्ट में, कृष्णा जी इधर। जब ये आधार को मैंडेट कर दिया गया 12th डॉक्यूमेंट, आज ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी कर दिया चुनाव आयोग ने सारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को बिहार में। आपने 65 लाख का नंबर भी सामने चुनाव आयोग लेके आया। इस 65 लाख में से अब आपको लगता है कि और ये नंबर रिड्यूस हो पाएगा? आधार को अगर मैंडेट कर दिया जाता है या आधार को इंक्लूड करा है तो कितना नंबर ऐसा है आप लोग, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड पे आप काम कर रहे हैं, आपके बूथ लेवल पे आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं पूरे गठबंधन के, तो उसमें आपको हेल्प आउट होगा? और दूसरा ये कि जब आपने ये यात्रा निकाली है और रिस्पॉन्स आप कह रहे हैं बहुत अच्छा मिला है, तो जो सीट शेयरिंग के अंदर अब कांग्रेस को कोई इस बात का बेनिफिट मिलेगा? वोट शेयरिंग में नहीं, मैं सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप आरजेडी से अच्छे से क्या जो है बार्गेन कर पाएंगे, और आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी रहेगी कि सीट आप चाह रहे हैं कि आपके मन मुताबिक मिले। जी, पहला सवाल था कि आधार को जोड़ने से प्रक्रिया सुधरी है कि नहीं, उससे जनता को फायदा होगा कि नहीं। आधार जोड़ना हमारा मांग था, और इसी हॉल में काफ़ी शुरू में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आधार पे बहुत विस्तृत तरीके से हमने अपनी बात रखी। हंसी की बात यह है कि प्रक्रिया खत्म होने के बाद, औपचारिक तरीके से प्रक्रिया खत्म होने के बाद आधार को माना जाता है, जबकि डे 1 से ये सबको पता है और था कि आधार को एक्सक्लूड करने का कोई मतलब ही नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि सही फैसले को गलत समय में या लेट लेने से वजह से उसका फायदा कम हो जाता। और उदाहरण के लिए मैं आपके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करना चाहता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, लेकिन खारिज तब जाके किया जब इलेक्टोरल बॉन्ड से देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अभी आधार कार्ड को प्रक्रिया में जोड़कर फायदा पहुंचाने का हेडलाइन तो हो जाता है, लेकिन प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जिसको उसके फायदा पहुंचाना था तो शायद उसको उतना फायदा नहीं पहुंच पाता। रही वोटर अधिकार यात्रा की बेनिफिट की, गठबंधन को वोटर अधिकार यात्रा से फर्क पड़ा है। जनता के बीच में हमारा मुद्दा चला गया है। सीट शेयरिंग का मामला है, वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज़्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। हमारा शुरू से कहना है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हर सीट में, हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि
किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। और आखिरी बात, हमारा प्रयास ये है कि वक्त रहते रहते सीट शेयरिंग को पॉजिटिवली हम आगे बढ़ाएं और हमें इस पे अभी तक सफलता मिल रही है। अल्लावर जी कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक पार्टी जो महागठबंधन के अंदर आ गई है, अपने किटी में से कितना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? और एक सवाल चूंकि इलेक्टोरल रोल से उन्होंने पूछा, अब आपने भी कहा कि समय निकल गया है, जो भी फाइनल इलेक्टोरल रोल चुनाव आयोग तय कर देता है, क्या महागठबंधन उस इलेक्टोरल रोल के हिसाब से विधानसभा चुनाव में जाने के लिए तैयार है, या फिर बाकी भी शिकायतें आप लोगों की रहेंगी? जो भी फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश, जो भी फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है उस पे हम आगे मुद्दा उठाएंगे या मुद्दा बनाएंगे, वो इस पे डिपेंड करता है कि इलेक्टोरल रोल की क्वालिटी क्या है। हम किसी भी इलेक्टोरल रोल के आज के डेट में इसीलिए नहीं मानेंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने उसको फाइनल किया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस मैच में अंपायर फिक्स्ड है। अगर इलेक्टोरल रोल में हमें गड़बड़ियां दिखेंगी तो हम उसको मुद्दा बनाएंगे, हम मुद्दा उठाएंगे और इसमें कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। रही कौन सी पार्टी कितने सीट सैक्रिफाइस करेगी, उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नए पार्टनर्स कितने आ रहे हैं और उनको कितना सीट दिया जाएगा। उसके बाद हमारा मानना है कि प्रोपोर्शनेटली हर पार्टी को अपने हिस्से में से उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर, आप लोग स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक से आ रहे हैं, तो मेरे दो सवाल है, एक स्क्रीनिंग पे है और एक दूसरा सवाल है। तो क्या चर्चा हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में? कितनी सीटों पर आप लोगों ने बात की है और कितनी सीटें आप लोगों को मिलने का अनुमान है? स्क्रीनिंग की बैठक आप लोग शुरू कर चुके हैं जबकि सीट बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है। एक थोड़ा सा इस पर बता दीजिए। और दूसरा, बिहार चूंकि बिल्कुल नेपाल की सीमा लगती है बिहार से, नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको बिहार के नेता के तौर पर आप लोग कैसे देखते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरीके से नेपाल में हिंसा हुई है और युवाओं की बगावत हुई है सरकार के खिलाफ? ये बात तो सर्वमान्य है कि किसी भी पड़ोसी देश, खास तौर पर नेपाल के संदर्भ में शांति बहाल रहे, इसकी इच्छा सब लोग करते हैं। और सरकारें वहाँ के नौजवानों की या किसी भी सेक्शन की अगर उपेक्षा करती हैं तो वो कहीं ना कहीं आक्रोश की वजह भी बनती है, और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। लेकिन शांति बहाल हो, इसकी हम कामना करते हैं, जितने जल्द हो सके उसके जितने भी आयाम है उस पर बातचीत होनी चाहिए। यहाँ भी लागू होती है? दूसरा, यहाँ भी लागू का मतलब ये है कि आक्रोश बढ़ता है ना, आक्रोश के रूप अलग अलग हो सकते हैं, और ये आक्रोश जनता की चुनी हुई सरकार चोरी के माध्यम से आएगी तो आक्रोश बढ़ेगा। आक्रोश का आयाम अलग अलग हो सकता है। यहाँ मतलब हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ना आप? यहाँ भी किसी भी जगह पे होता है, ये हमारे सामने चीजें देखी हुई है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को भी, भारत सरकार को भी चेतावनी दे रहा है कि अगर वोट चोरी होता है तो इस तरह के एजुकेशन बिहार या देश के रूप पर कोई बात नहीं है। बात यह है कि गुस्से का इजहार होता है। मान लीजिए कि इस यात्रा में गुस्से का इजहार दिख रहा था। गुस्से के इजहार के अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम एक तरीके को ही मान लें कि यही तरीका सही, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो इतिहास है गुस्से के इजहार का। ब्रिटिश साम्राज्य से जब हम लड़े तो गुस्से के इजहार के डिफरेंट तरीके हैं। तो ये होते हैं इसलिए चुनी हुई सरकारों को, और बिहार हिंदुस्तान के संदर्भ में जो बातें हमने कही हैं ये इसको वहीं तरह दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बातें कही हैं कि अनौपचारिक स्क्रीनिंग की बैठक थी, उसके पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है, तो उसमें एक औपचारिकता तय होनी थी, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को उसके पहले करनी थी। तो ये कोई फॉर्मल मीटिंग अनाउंसमेंट नहीं था, इनफॉर्मल जितने लोग, सेक्रेटरीज, ऑब्जर्वर्स वहाँ जो काम कर रहे हैं, प्लस जनता के से जो लोग मिले हैं, कैंडिडेट से जो लोग मिले हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके साथ चर्चा कैसी हुई, क्या उसके ऑप्टिक्स होने चाहिए, इस पे वो चर्चा हुई है।
जी शुक्रिया। सर तो स्क्रीनिंग की बात कंप्लीट कर देते हैं, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे काफ़ी सवाल आएंगे, तो मैं उसको पहले ही क्लियर कर देता हूं। आज की स्क्रीनिंग का मेन मकसद था कि आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए। टाइमलाइंस ये तय हुआ है कि ब्लॉक कमिटीज़ और जिला कमिटीज़ से जो नाम आएंगे वो 14 सितंबर तक आनी चाहिए। प्रदेश इलेक्शन कमीशन की कमेटी की मीटिंग 16 सितंबर को पटना में तय हुआ है और औपचारिकता से फॉर्मली स्क्रीनिंग कमेटी का काम 19 सितंबर से शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रीनिंग कमेटी के जितने क्वेश्चंस होंगे ये शायद सबको एड्रेस करेगा। तो अभी आप आगे पूछ सकते हैं। कृष्णा जी, एक सवाल ये है कि कृष्णा जी, सवाल एक ये है कि आपने खुद कहा कि आप सहयोगी दलों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। आपने कहा कि कुछ और दल नए आए हैं गठबंधन में तो अपनी किटी से सीटें छोड़ेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटें लड़ी और 19 जीती। ज्यादातर ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को हारने वाली सीटें दे दी गई, तो क्या इस पर कोई टारगेट करेंगे आप कि 70 ना लड़ें, आप 60 लड़ें, 58 लड़ें, 62 लड़ें, लेकिन वो सीटें लड़ें जो विनिंग सीटें हो, कम से कम जहां कांग्रेस मजबूत हो, सिर्फ सीटें लड़ने के लिए ना लड़ें? इसके लिए कोई फॉर्मूला? ये बात सही है कि जो भी सीट का बंटवारा होगा वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि विनिंग सीट्स भी हों और संख्या भी अच्छी हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई भी दल, चाहे वो हम हो या कोई और हो, वो ये बोलेगा कि मैं जितने सीट लड़ूंगा मैं अच्छे ही सीट लड़ूंगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है। किसी भी गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए संतुलन ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग में इस बार इस चीज़ का विशेष ध्यान हम रखने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक अच्छा प्रोग्रेस है। सर मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि सारी खराब सीटें एक दल को जा रही हैं और सारी अच्छी, क्योंकि आपने कहा, और दूसरा कि क्या सिटिंग एमएलएस के पत्ते कटेंगे, क्योंकि सिटिंग एमएलएस भी हैं आपके, उनके पत्ते, या उनको दोबारा टिकट दिया जाएगा? इन सारे मुद्दे का जो है हम इंटरनल अपने पार्टनरों के साथ ऑडिट कर रहे हैं, और ये जो ऑडिट हम आपस में कर रहे हैं हर मुद्दे पर कर रहे हैं। जब ये सारे मुद्दे बाहर आएंगे तो आपके साथ बैठ के आराम से बात करेंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का है, इशू बेस जो हमारा मुद्दा है, उस मुद्दे के अनुकूल हम सीट शेयरिंग को भी उसमें हम जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी जितना भी सवाल आते हैं उस हर सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उस पर हम सकारात्मक रूप से अंदर भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल सर इधर से ले लीजिए। सर एक सवाल ये है कि सप्लीमेंट्री सवाल बहुत आ रहे हैं, एक सवाल के बाद एक सवाल। सप्लीमेंट्री के लिए कागज भी ऐड कर। सर सुनिए ना, ये बात एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो क्या एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी कैंपेन का कि क्या आपके ज्वाइंट मैनिफेस्टो पे आपकी कोई बात हुई है? अगर हुई है तो उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है, और क्या उसके किसी पॉइंट पे आप लोग बात करना चाहेंगे ज्वाइंट मैनिफेस्टो? देखिए, हमारी एक मुख्य कमिटियां हैं, वो है कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसमें हमारा मैनिफेस्टो कमेटी भी है, कैंपेनिंग कमेटी भी है, और उस पर हम बहुत तेज़ी से काम किए हैं। जहाँ तक आप मैनिफेस्टो के बात कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी ही आपके बीच कई गुलदस्ते के रूप में हम हर घर अधिकार यात्रा को, हर घर जो है अधिकार को लेकर के हम डोर टू डोर कैंपेनिंग ज्वाइंटली करने जा रहे हैं, जिसमें हम खास करके माई बहन मान योजना जो 2500 रुपये है, 200 यूनिट बिजली माफ़ी का जो है सवाल है, हम 25 लाख के जो है हम स्वास्थ्य बीमा देंगे। तो ये सब मैनिफेस्टो का पार्ट है, आएगा वो, ये मैनिफेस्टो महागठबंधन का ही बात हो रहा है। प्रक्रिया मैं क्लियर कर देता हूं। महागठबंधन का मैनिफेस्टो कमेटी है जो इसमें तमाम गठबंधन के पार्टनर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उन्होंने एक डिटेल मैनिफेस्टो सबमिट किया है, प्रेजेंट किया है कोऑर्डिनेशन कमेटी को। उस पर विचार हुआ है
उस पर कुछ फीडबैक दे रहे हैं और दोबारा वो कमिटी आने वाले हफ्ते से मीट करेगी ताकि मैनिफेस्टो को एक फाइनल रूपरेखा दिया जाए। और ये गठबंधन की कमिटी है तो मैनिफेस्टो भी गठबंधन का ही होगा। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है।